हेलो क्लास 12 के एग्जाम देने वाले बच्चों, आज हम ले आए हैं विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र का 2 मार्क्स का क्वेश्चन। और जितना क्वेश्चन हम दिए हैं उसी में से आपका आएगा और इसको देख लीजिए। हम स्पीड में इसको हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है विद्युत आवेश के 4 मूल गुण लिखिए। राइट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हिंदी में भी है और इंग्लिश में। इंग्लिश नीचे है, हिंदी पहले है, ठीक है। तो विद्युत आवेश के 4 मूल गुण है। देखिए क्या है। पहला है आपका, देखिए पहला, आवेश अदिश राशि होती है। आवेश अदिश राशि होते हैं। दूसरा, आवेश में योज्यता का गुण पाया जाता है। ये सब हम आपको लेक्चर में डाले हुए हैं, यहाँ पर केवल लाइन बाय लाइन पढ़ करके आपको हम केवल रिवाइज करवा रहे हैं। तीसरा नंबर बोल रहा समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान आवेश आपस में आकर्षित होते हैं। चौथा नंबर देखिए, चौथा बोल रहा आवेश एक क्वांटमीकृत राशि होती है, Q बराबर प्लस माइनस एनी, ठीक है। पांचवा नंबर है आवेश संरक्षित राशि होती है, यानी आवेश को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो हम 5 गुण लिखे हैं और 2 नंबर में आएगा तो आप 4 या 3 या 2 या 5 आप लिख दें, आपका काम हो जाएगा। अब हम इंग्लिश में बता देते हैं। इंग्लिश में देख लीजिए क्या है ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, क्या बोल रहा है देख लीजिए। बोल रहा पहला देख लीजिए क्या है। पहला जो है वो क्या बोल रहा है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। पहला क्या बोल रहा है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, देख लीजिए, ठीक। दूसरा आवेश चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। दूसरा क्या है, चार्जेस हैव एडिटिव नेचर, माने आपस में जोड़ा जा सकता है साधारण बीजगणित नियम से। लाइक चार्जेस रिपेल व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर बोल रहा चार्ज इज क्वांटाइज। और पांचवा नंबर है चार्ज इज ए कंजर्व्ड क्वांटिटी। ये 2 नंबर में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 2 नंबर देखते हैं। ये क्या बोल रहा है, आवेश के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं। वो राइट व्हाट डू यू, कौन चीज होगा यहाँ, व्हाट होगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, राइट नहीं होगा, व्हाट होगा, ठीक है। तो देखिए हिंदी में क्या बोल रहा है कि किसी विलगित वस्तु पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन की संख्या का पूर्ण गुणज होता है। Q बराबर एनी, जहाँ Q क्या है, आवेश है, N क्या है, पूर्ण संख्या, और E जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
2 या +-3, इसी तरह से आप हम कुछ भी मान बैठा सकते हैं। और बातें क्या हो रही है, यानी एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण भी क्वांटमीकरण के सिद्धांत के अनुसार ही होता है। ठीक है, तो Q, ठीक है, Q का मान हमेशा पूर्ण संख्या में होना चाहिए। Q का मान कभी भी 1.65 कूलम या 3/2 कूलम यानी पॉइंट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम आपको इंग्लिश वाला दिखा देते हैं, आप लोग इसको क्या करिए, देख लीजिए और कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ, देखिए क्या बोला जा रहा है, इट स्टेट्स दैट चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड बॉडी और चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपको इंग्लिश मीडियम के लिए है। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, चार्ज Q बराबर कितना, Ne। ठीक, N क्या है, नंबर, E क्या है, इलेक्ट्रॉन, और N इंटीजर होना चाहिए, और Q क्या है, चार्ज। Q कभी भी 2.5, 3/2 कूलम इत्यादि नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वांटाइजेशन क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा बाबू कि आवेश एक संरक्षित राशि है, आवेश एक संरक्षित राशि होता है, समझाएं। ये सारा क्वेश्चन किसी न किसी साल आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्या बोला जा रहा है, पूरे ब्रह्मांड का आवेश नियत होता है, ब्रह्मांड का पूरा आवेश नियत होता है, अर्थात आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है
और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी ठीक है, स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक, अच्छा, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो या नाभिकीय अभिक्रिया, कोई भी रासायनिक या नाभिकीय अभिक्रिया में कुल आवेश नियत होता है। जैसे हम आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, ये कैसा अभिक्रिया है, ये जो अभिक्रिया है वो नाभिकीय अभिक्रिया है। यहाँ यूरेनियम है, यूरेनियम का परमाणु संख्या 92 है और परमाणु द्रव्यमान 235 है, और इसमें से न्यूट्रॉन निकला है, यहाँ बेरियम और क्रिप्टन बना है, यहाँ नीचे आवेश है, ये परमाणु संख्या मतलब आवेश, इस दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए 56 और 36 कितना होगा, 92। इस पूरे अभिक्रिया में यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, ठीक है, यहाँ 0 है, इसलिए इसको नहीं जोड़े। 36 और 56 92 होता है, यानी देख लीजिए इस अभिक्रिया में देखिए, इस अभिक्रिया में जो है वो चार्ज जो है वो क्या है, संरक्षित है, यानी सब चार्ज दोनों तरफ बायां साइड और दायां साइड को का आवेश क्या है, बराबर है। ठीक है, और क्या बोला जाता है, बोला जा रहा है आवेश के संरक्षण सिद्धांत को कौन वैज्ञानिक बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक बताया था। ठीक है, आवेश के संरक्षण सिद्धांत को बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक बताया था। ठीक है, अब हम इसका इंग्लिश देख लेते हैं, और इंग्लिश आप लोग देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। ठीक, क्या बोला जा रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वाज डिस्कवर्ड, यहाँ ही डिस्कवर VRED होगा, डिस्कवर्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन बताया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन बताया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन डिस्कवर्ड किया था, यहाँ पे R होगा, डिस्कवर्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इसको केवल हम ट्रांसफर कर सकते हैं। हेंस टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ठीक, इन केमिकल और न्यूक्लियर रिएक्शन टोटल चार्ज इज कांस्टेंट, टोटल चार्ज इज कांस्टेंट। ठीक है, इसमें जो आपको दिया गया है ये न्यूक्लियर रिएक्शन, इसमें देख लीजिए यहाँ पर ये एटॉमिक नंबर है 92 और एटॉमिक मास 235 है, यहाँ पर कोई एटॉमिक नंबर नहीं है, यहाँ पर मास है, ये न्यूट्रॉन है, यहाँ पर इसको ये 36 और ये 56 को आप जोड़िएगा तो ये 92 आएगा। 36 और 56 को जोड़ने के बाद क्या आएगा, 92 आएगा। इसका मतलब बायां साइड में जो एटॉमिक नंबर है वही दायां साइड में एटॉमिक नंबर है, यानी बायां साइड में जो नंबर ऑफ चार्ज है वो दायां साइड में है। ठीक है, देख रहे हैं ये, और ये दोनों को जोड़िएगा तो सेम आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या कॉपी में लिख लीजिए और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, चौथा नंबर, 1 कूलम, कितना, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें, ये बार बार पूछता है। ठीक है, और ये हम लेक्चर में भी बताए हैं, ऑफलाइन में भी बताए हैं, सब जगह बताए हैं। ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो देखिए क्या दिया हुआ है, Q बराबर 1 कूलम दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और n आपसे पूछ रहा, और क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला ये होता है क्वांटमीकरण का, Q बराबर Na, हमसे n पूछ रहा तो n बराबर Q बाई E होगा, और Q दिया हुआ है 1 कूलम और E का वैल्यू बैठा दिए, कूलम कूलम कट गया, यहाँ 1 बचा, 1/1.6 और 10⁻19 ऊपर जाकर के प्लस हो गया। अब इसमें से यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से जब हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जाके 1 0 बढ़ जाएगा, और इसमें से 1 0 चुराए हैं तो ये 100 हो गया, और 100 में 16 से भाग देंगे तो बाबू आएगा 6.25, और यहाँ पे पावर बच रहा 10⁻18, यानी 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होगा, इसका जवाब होगा। ठीक है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर। 5वां नंबर देखिए क्या बोल रहा है, 5वां नंबर बोल रहा है, देख लीजिए, बोल रहा है कि रेखीय आवेश घनत्व क्या है। ठीक, मात्रक एवं बीमा लिखे, व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, राइट इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। तो सबसे पहले हम क्या कर दे रहे हैं, हिंदी वाले को बता रहे हैं, जब आवेश किसी वस्तु के लंबाई पर वितरित हो, देखिए वस्तु के लंबाई पर वितरित हो आवेश हो, तो वस्तु के प्रति इकाई लंबाई, पूरा लंबाई है, प्रति इकाई लंबाई पर उपस्थित
आवेश की मात्रा को रेखीय घनत्व कहा जाता है। ठीक है, रेखीय घनत्व कहा जाता है। यानी इस पूरे के लिए लेमडा बराबर क्यू बाई एल, रेखीय आवेश घनत्व को लेमडा से सूचित करते हैं क्यू बाई एल। और इस छोटे से भाग के लिए देख रहे हैं, ये छोटे से भाग में डी क्यू है और इसकी लंबाई डीएल है, तो छोटे से भाग के लिए लेमडा बराबर डी क्यू बाई डीएल, इसे लेमडा द्वारा सूचित किया जाता है। और लेमडा बराबर देख लीजिए क्या बोला गया है, लेमडा बराबर आवेश की मात्रा बटा लंबाई। अब हम आगे आपको दिखा रहे हैं क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर लेमडा बराबर बताएं आवेश की मात्रा बटा लंबाई। तो देखिए लेमडा बराबर क्यू अपॉन एल डी क्यू बाई डी एल। ठीक है, वहां देखे थे। अच्छा, इसका मात्रक देखिए क्या होगा। क्यू का मात्रक कूलम होता है, एल का मीटर, कूलम पर मीटर। बीमा क्यू का 80 और लंबाई का एल। इसको सॉल्व किए, आ गया। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वाले लोग देख लें, ज्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, ये सारा हम क्लास में भी करवाए हैं और लेक्चर भी डाला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका इंग्लिश मीडियम में क्या है आंसर। देखिए, इफ चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ ऑफ एनी बॉडी, ओवर द लेंथ ऑफ एनी बॉडी, then the charge per unit length of body is called linear charge density। इसको वन डायमेंशनल चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय लेमडा, इसको लेमडा से डिनोट करते हैं। और लेमडा बराबर क्या होगा, लेमडा बराबर होगा आपका क्यू अपॉन एल, और या छोटे से भाग के लिए, इस छोटे से भाग के लिए होगा डी क्यू अपॉन डीएल, डी क्यू अपॉन डीएल, जो यहाँ लिखा हुआ है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका यूनिट देख लीजिए, कूलम बाई मीटर, कूलम पर मीटर। डायमेंशन देखिए 80 बाई एल, एल माइनस 180 या एल माइनस, एक ही जगह में कहीं कहीं आई भी लिखता है, इसलिए आई लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सतहीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, मात्रक एवं बीमा लिखें। व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, तो सतहीय चार्ज डेंसिटी में आवेश कहाँ पे रहता है, सतह पे रहता है, और कुल आवेश क्यू है और इसका क्षेत्रफल ए है, और छोटे से भाग का डी क्यू और डीएल है। ठीक, तो क्या बोला जा रहा है, जब आवेश किसी वस्तु के सतह पर वितरित हो तो वस्तु के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को सतहीय या क्षेत्रीय आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है, और इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। सिग्मा बराबर जो होता है वो क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है आवेश की मात्रा बटा क्षेत्रफल, और सिग्मा कौन राशि है, अदिश राशि है। सिग्मा बराबर क्यू बाई ए पूरे भाग के लिए, और छोटे से पार्ट के लिए डी क्यू बाई डी ए। ठीक है, डी क्यू बाई डी ए, इसका मात्रक देख लीजिए, यही सिग्मा है ना, ये सिग्मा है। ठीक है, मात्रक क्या होगा, मात्रक क्या होगा, कूलम बाई मीटर स्क्वायर, कूलम बाई मीटर स्क्वायर, यही कूलम मीटर पर पावर -2। बीमा में देख लीजिए 80, बीमा में देखिए क्या है 80, चार्ज का क्या होगा 80 होगा, चार्ज का 80 होगा, और ले एरिया का या एल स्क्वायर होगा, एल पर पावर -2, 80 एल स्क्वायर माइनस। ठीक है, ये हुआ आपका हिंदी मीडियम। यहाँ तक क्या है हिंदी मीडियम। अब इंग्लिश मीडियम में देखिए क्या बोला जा रहा है, तो इंग्लिश मीडियम दिखा देते हैं हम आपको पूरा। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, व्हेन चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ ए बॉडी, ओवर द सरफेस ऑफ ए बॉडी, देन चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड सरफेस और एरियल चार्ज डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाई सिग्मा, और सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए डी क्यू बाई डी ए, यूनिट कूलम बाई मीटर स्क्वायर, डायमेंशन इतना होगा, आप देख लीजिए। ठीक है, कॉपी में लिख दीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन हम पढ़ के दिखा दे रहे हैं। ठीक है, आप चाहिएगा तो डायरेक्ट देख करके स्पीडली कर सकते हैं। क्या है ये, आयतनीय आवेश घनत्व का है, मात्रक एवं बीमा लिखे। व्हाट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, राइट इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। आयतन के लिए 3 डायमेंशनल स्पेस वस्तु लेना होगा, त्रिविमीय वस्तु लेना होगा, इस पर आवेश क्यू है और इसका आयतन भी है, और छोटे से भाग का डी क्यू है आवेश, और आयतन डी भी है। तो क्या बोला जा रहा है, जब आवेश किसी वस्तु के पूरे आयतन में वितरित हो तो वस्तु के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतनीय आवेश घनत्व कहा जाता है। इसे रो द्वारा सूचित किया जाता है। रो बराबर आवेश की मात्रा बटा आयतन, रो बराबर क्यू बाई वी डी क्यू बाई डी वी। मात्रक देख लीजिए, मात्रक होगा कूलम बाई मीटर क्यू,
कूलम्ब बाई मीटर क्यू, कूलम्ब मीटर पर पावर -3, बीमा AT/L3। यहाँ से आपको अब तो समझदार हो गए होंगे, ठीक है। अब इसका इंग्लिश मीडियम में देखिए क्या बोल रहा है। इंग्लिश मीडियम में बोल रहा है इफ, ना, इंग्लिश मीडियम में बोल रहा है, देखिए, इफ चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड, इफ चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटायर वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी, पूरे वॉल्यूम में अगर आवेश वितरित है, देन चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड, देन चार्ज पर यूनिट, यहाँ देखिए, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाई रो बराबर Q/V, dQ/dV, यूनिट और डायमेंशन। और ऐसा फिगर बना दीजिएगा तो पूरी नंबर दे देगा, ठीक है। जैसे हम लिखे हैं वैसा ही आप लिखिएगा तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत परिरक्षण क्या है, इसका एक व्यवहारिक उपयोग बताइए, ठीक। तो क्या होगा, वैसी घटना जिसमें किसी महत्वपूर्ण वस्तु को बाहरी विद्युत क्षेत्र से बचाया जाता है, जिससे वस्तु को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हानि ना पहुंचे, विद्युत परिरक्षण कहलाता है, ठीक है। और इसका एक एप्लीकेशन ये है कि जब हम लोग कार में बैठे हुए होते हैं और बरसात के दिन में बिजली चमकती है तो हमें बिजली नहीं मारता है, और जब हम कोई आदमी बाहर खुले पेड़ के नीचे या खुले जगह में होता है तो उसको बिजली मार देती है, उस पर बिजली गिर जाता है, ठीक है। तो हम कार में बैठे हैं और चारों तरफ क्या है, धातु है, तो बिजली गिरेगा कार के छत पर और वो कहाँ चला जाएगा, जमीन पर, हमको प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है। तो व्यवहारिक अनुप्रयोग में बोला गया है कि बरसात के दिनों में बिजली के चमक यानी विद्युत आघात से कार में बैठा आदमी बच जाता है, लेकिन बाहर वाला आदमी को बिजली मार देगा, ठीक है। तो इसका इंग्लिश भी देख लीजिए, इंग्लिश में क्या है, ठीक है। देखिए क्या बोला, द फेनोमेना ऑफ मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। एप्लीकेशन का है इन लाइटनिंग, थंडर स्टॉर्म, बरसात के दिन में जब बिजली चमकती है, इट इज सेफ टू इनसाइड द कार रादर देन नियर ए ट्री और एन ओपन ग्राउंड, ठीक है। ओपन ग्राउंड में या पेड़ के नीचे रहने से अच्छा है कि आप धातु के से बने कवर के अंदर किसी कुचालक वस्तु पर जाकर बैठ जाइए, आपको बिजली नहीं मारेगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9वां नंबर। और 9वां नंबर बोला जा रहा है कि क्या बोल रहा है, कूलाम के नियम की सीमाएं क्या है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। तो पहला देखिए क्या बोल रहा है, यह नियम स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। दूसरा क्या बोला जा रहा है, दूसरा जो बोला जा रहा है, यह नियम केवल बिंदु आवेशों पर लगता है। तीसरा, यह नियम 10 पर पावर -15 मीटर से कम दूरी माने 10 पर पावर -15 मीटर, इसका मतलब कहाँ, परमाणु के नाभिक के अंदर, ठीक है। तो वहां पर नाभिकीय बल प्रभावी हो जाता है, ठीक है, विद्युत बल कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर चौथा में है, यह नियम अनंत दूरी पर मान्य नहीं होता, यानी दो आवेश बहुत अनंत दूरी पर होंगे तो यह नियम नहीं लगेगा, यानी बल नहीं लगेगा, ठीक है। इसका इंग्लिश में देख लीजिए, इसका इंग्लिश में क्या है, वही चीज है, दिस लॉ इज ट्रू ओनली फॉर स्टेशनरी चार्जेस, मैंने रुका हुआ, एंड नॉट फॉर मूविंग चार्जेस के लिए नहीं है, ठीक है। दिस लॉ इज ट्रू ओनली फॉर स्टेशनरी चार्जेस, नॉट फॉर मूविंग चार्जेस। दूसरा नंबर क्या बोला जा रहा है, ये पहला था, दूसरा दिस लॉ इज ट्रू ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। तीसरा में क्या बोला, दिस लॉ डज नॉट अप्लाई टू डिस्टेंस लेस देन 10⁻⁻15 मीटर, दिस लॉ इज नॉट अप्लीकेबल फॉर इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 10वां सवाल, कुल मिला के 20 सवाल है और इस 20 सवाल से बाहर कोई आपका एग्जाम में नहीं आने वाला है। देखिए क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट सवाल है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, मात्रक एवं बीमा लिखें, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट यूनिट एंड डायमेंशन। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, किसी विद्युत क्षेत्र में, ये देखिए विद्युत क्षेत्र में अगर कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है तो ये विद्युत क्षेत्र इस पर बल लगाएगा, इसी बल को क्या बोलेगा, बल लगाएगा, वही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। यह सदिश राशि होता है, इसे ई वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है, ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बाई क्यू नोट। मात्रक देख लीजिए, मात्रक और बीमा देख लीजिए, मात्रक बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का कूलम, न्यूटन पर कूलम। या अब जब आप विभव पढ़िएगा
तो वोल्ट बाई मीटर आएगा, वोल्ट बाई मीटर आएगा। ठीक है, वोल्ट बाई मीटर कैसे आता है, तो आपको एक हम बताए हुए हैं, ई बराबर होता है माइनस टीवी बाई टी आर। तो ये वोल्ट होगा, ये इसका मात्रा का होगा वोल्ट होगा, और नीचे वाला का मीटर होगा, वोल्ट बाई मीटर। बीमा देखिए फोर्स का होता है MLT माइनस 2 और चार्ज का AT होता है, तो MLT माइनस 3 माइनस 1 या ए के जगह में आई कर देना है। आगे देखिए इंग्लिश मीडियम वाले लोग देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले लोग क्या बोला जा रहा है, देखिए इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज डिनोटेड एज ई वेक्टर। यहाँ देखिए फॉर्मूला है, ई वेक्टर बराबर वेक्टर बाई क्यू नोट, यूनिट यहाँ है और डायमेंशन यहाँ है। आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये सब बहुत कम लोग डालते हैं, सब लोग टिक मारने वाला डालते हैं। हम आपको सब क्वेश्चन लिख लिख के आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, परावैद्युतांक और सापेक्षिक परागम्यता को परिभाषित कीजिए। डिफाइन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड रिलेटिव परमिटिविटी, 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 ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जाएगा इसको, वह न्यूनतम, वह महत्तम विद्युत क्षेत्र जिसे किसी सुचालक वस्तु पर, किसी कुचालक वस्तु पर, वह महत्तम विद्युत क्षेत्र जो किसी कुचालक वस्तु पर को दिया जाए तो अपने कुचालक का गुण का करे, नष्ट ना कर पाए, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं, ठीक है। आरोपित करने पर वह वस्तु अपने कुचालक गुण को नष्ट नहीं करता है, परावैद्युतांक या परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है, ठीक है। सापेक्षिक परागम्यता क्या होता है, यानी विद्युतशीलता, किसी माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को सापेक्षिक विद्युतशीलता कहा जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला और बातें जान लीजिए। क्या बोल रहा है, इसे के या एप्सिलॉन आर द्वारा सूचित किया जाता है। इसका मात्रक और बीमा नहीं होता है, यह केवल एक संख्या होता है। इसे के या एप्सिलॉन आर द्वारा सूचित किया जाता है, यानी के और एप्सिलॉन आर बराबर होगा मीडियम का विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात है। ये आप यहाँ से आप देख सकते हैं। अब इंग्लिश मीडियम वाले लोग के लिए देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले लोग के लिए देखिए क्या लिखा हुआ है, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन विच एन इंसुलेटर withstand its property and not loses its non-conducting property is called dielectric strength। यहाँ पर बात इंपोर्टेंट है, withstand its property and not loses its non-conducting property is called dielectric strength, ठीक। relative permittivity, permittivity, it is the ratio of permittivity of medium to the permittivity of free space or vacuum। It is denoted by epsilon r or k। It is unitless and dimensionless। It is only a number। यह केवल क्या होता है, नंबर होता है, ठीक है। k इसे k और एप्सिलॉन r से डिनोट करते हैं, क्या होगा, एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नोट। ये क्या है, मीडियम का परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, और ये वैक्यूम का इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ठीक है। तो ये और ये केवल नंबर होता है, और आपको पता होगा कि एयर के लिए 1 होता है और पानी के लिए 81 होता है, और चालक के लिए क्या होता है, अनंत होता है। किसके लिए, चालक के लिए, चालक के लिए अनंत होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत क्षेत्र, क्या बोल रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के 4 गुण लिखें, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के 4 गुण लिखें। तो राइट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक। तो पहला क्या है बाबू, पहला देखिए क्या बोल रहा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती, ये वास्तविक रेखाएं नहीं होती। दूसरा क्या बोला जा रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से लंबवत निकलती है जबकि ऋण आवेश पर लंबवत प्रवेश करती है, हम लोग पढ़े हुए हैं, सब जानते हैं। तीसरा नंबर, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश के सतह से के हमेशा लंबवत होती है, ये भी हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक। लेक्चर में, पीछे लेक्चर में भी है, ऑफलाइन क्लास में भी बताया है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, ठीक है।
अब देख लीजिए इसका इंग्लिश मीडियम में क्या बोला जा रहा है, क्या बोला गया है, राइट फोर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहाँ देखिए क्या है, क्या बोल रहा है पहला में, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज। विद्युत क्षेत्र रेखाएं पॉजिटिव चार्ज से निकलती है लंबवत और नेगेटिव चार्ज में लंबवत प्रवेश करती है। दूसरा बोला जा रहा है, दूसरा क्या बोला जा रहा है, ये पहला था और ये दूसरा बोला जा रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स एंड एंड्स परपेंडिकुलरली फ्रॉम चार्जेस, माने चार्ज से परपेंडिकुलरली स्टार्ट होता है और एंड होता है। और तीसरा जो बोला जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नोट पासेस थ्रू कंडक्टर, यह कंडक्टर से पास नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर से पास नहीं होता है। और चौथा प्रॉपर्टी है, टू और मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट इधर, ये नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करता है, ठीक है, यानी ये बात गलत है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो समान परिमाण के समान तथा असमान आवेशों, ठीक है, दो समान आवेश या असमान आवेश के निकाय का विद्युत क्षेत्र रेखा खींचे। ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ टू इक्वल मैग्नीट्यूड सेम एंड डिफरेंट चार्ज सिस्टम। सेम और डिफरेंट, तो सेम वाला यहाँ है और डिफरेंट वाला यहाँ है। तो देखिए अगर दोनों प्लस है तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर निकलेगी, बाहर निकलेगी, और यहाँ भी प्लस है तो बाहर निकलेगी। और यहाँ पर अगर हम आपको बता दें कुछ एक्स्ट्रा चीज, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, जीरो होगा, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अगर ये दोनों माइनस रहता तो ये तीर का निशान जो ऊपर है वो नीचे रहेगा, ठीक है। अब दो विपरीत आवेश के बारे में बताते हैं। देखिए प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलकर माइनस में जा रही है, और इधर वाला इधर बाहर निकल गया और ये कहीं से अंदर जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, आगे देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्यों, ये पूछ रहा है। बोला कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्यों, टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हाई, ठीक है। देखिए क्या बोला जा रहा है, आंसर देखिए, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती क्योंकि यदि वे एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा दो अलग अलग दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी, जो संभव नहीं है क्योंकि एक विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही होती है। यहाँ देख लीजिए फिगर, अगर ये दो क्षेत्र रेखा है काट रहा तो दो दिशा बता रहा है, जो संभव नहीं है, ये बातें गलत है, ठीक। अब देख लीजिए इंग्लिश मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम लोग के लिए देख लीजिए क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर because at the point of intersection two tangents can be drawn to the two lines of force. This means two direction of electric field at the point of intersection which is not possible, ठीक है, वही बात बोला जा रहा है इंग्लिश मीडियम में, ये गलत बात है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं हम लोग। 15 नंबर बोल रहा है, विद्युत बल के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत को समझाएं। विद्युत बल के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत को समझाएं। तो क्या बोल रहा है देख लीजिए, यहाँ पे कोई आवेश है एक Q और इसके चारों तरफ बहुत सारा आवेश है, तो जब ये एक आवेश बल लगाएगा ये सब उसको प्रभावित नहीं करेगा, उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, और इस आवेश पर सभी आवेशों के द्वारा लगाया गया बल, कुल बल प्रत्येक आवेशों के द्वारा लगाए गए बल सदिश के योग के बराबर होता है। और यही बोलता है आपका कौन चीज, यही बोलता है आपका विद्युत बल का अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या बोलता है, विद्युत बल के अध्यारोपण के सिद्धांत को समझाएं, एक्सप्लेन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या बोल रहा है, यदि किसी आवेश के चारों तरफ बहुत आवेश मौजूद हो तो पहले आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला कुल बल सदिश प्रत्येक आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है, जो हम आपको पहले समझाए, ठीक। अध्यारोपण, यहाँ क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट बात, अध्यारोपण के सिद्धांत में जब एक आवेश बल लगाता है तो बगल में उपस्थित आवेश अन्य आवेश डिस्टर्ब नहीं करता है। यानी यहाँ पर देख लीजिए कुल बल सदिश बराबर पहले आवेश, दूसरे आवेश, तीसरे आवेश, बहुत सारे आवेशों के योग सदिश योग के बराबर होता है। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले लोग देख लें क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
इफ देयर आर n चार्जेस आर प्रेजेंट अराउंड ए चार्ज देन द नेट फोर्स ऑन ए फिक्स्ड चार्ज F net is always equal to the vector sum of the individual यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंडिविजुअल, इसको मिटा के हम आपको लिख देते हैं, ठीक है, ये इंडिविजुअल है, ठीक है, लिखने में थोड़ा थोड़ा मिस्टेक होता है, इंडिविजुअल फोर्स बाई ईच चार्ज, ठीक, यानी यहाँ बोल दिया गया F नेट बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 F नेट, फिगर यहाँ पे है, ठीक है, फिगर बना दीजिएगा तो नंबर पूरा मिलता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, फाइंड क्या बोल रहा है, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक और बीमा ज्ञात करें। फाइंड यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हम जानते हैं फॉर्मूला ए बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो 4πε0 F r² बराबर ये बच जाएगा Q1 × Q2, ε0 निकालेंगे तो 4π का डायमेंशन और यूनिट नहीं होता है तो 4π को हटा दिए, Q1 Q2 और F r² नीचे आया, और मात्रक में देख लीजिए कूलम, बल का न्यूटन, दूरी का मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2, डायमेंशन में आ जाइए, चार्ज का होता है AT, A² हो जाएगा, और बल का होता है MLT -2, दूरी का L और स्क्वायर है तो L², इसको सॉल्व किए तो इतना है, ठीक है, इसमें हिंदी और इंग्लिश का कोई बात नहीं है, ठीक है, ये यूनिट है और ये डायमेंशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर, क्या बोल रहा है, विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करें। क्या बोल रहा है, विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करें, ठीक, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का होता है, दो समान परिमाण के विपरीत आवेश बहुत कम दूरी पर व्यवस्थित होते हैं, तो ऐसी व्यवस्था को ही, आवेश की इसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जब दो समान परिमाण के विपरीत आवेश एक दूसरे के काफी नजदीक व्यवस्थित होते हैं तो आवेशों के इसी निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। देख लीजिए, एक प्लस है और एक माइनस है, बहुत कम दूरी पर है, ये केंद्र है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, इनके बीच की दूरी क्या है, 2a है, इधर a होता है, यहाँ a होता है और यहाँ a होता है, दोनों मिलकर 2a होता है, ठीक है। चलिए इंग्लिश मीडियम देख लीजिए, बोला इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, वही बात है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर बोल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें, इसका मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखें। डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, राइट इट्स यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देख लीजिए क्या बोल रहा, क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा आवेशों के बीच की दूरी कितना होगा, बीच की दूरी 2a के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। यह कौन राशि होता है, यह सदिश राशि होता है जिसकी दिशा विद्युत द्विध्रुव में ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है हमेशा, ठीक, इसे P वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। और यहाँ देख लीजिए इसका फिगर के सहित मात्रक और बीमा भी देख लीजिए, ये देखिए एक माइनस है और एक प्लस है, बहुत कम दूरी पे है और इनके बीच का दूरी 2a है, तो P वेक्टर बराबर Q × 2a, और इसका मात्रक हो जाएगा बाबू Q का कूलम और 2a दूरी है, दूरी का मीटर कूलम मीटर, और बीमा देख लीजिए Q का AT होगा और दूरी का L होगा, ATL या ITL, एक वही कहीं कहीं पर I बीमा होता है, ठीक है। अब इसका इंग्लिश देख लीजिए, इंग्लिश में क्या बोल रहा है, ठीक है, इंग्लिश देख लीजिए, इंग्लिश क्या बोल रहा है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड लेंथ बिटवीन द चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, व्हिच डायरेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इट इज डिनोटेड बाय P वेक्टर, यहाँ फिगर बना हुआ है, P वेक्टर इक्वल टू Q × 2a वेक्टर, ठीक है। यूनिट देख लीजिए कूलम मीटर, डायमेंशन हम बता चुके हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा खींचे। ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसको पहले भी बताया है, प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस से निकल करके माइनस में जा रहा है,
जा रहा है और प्लस से इधर बाहर निकल रहा है या माइनस से अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बताते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बरसात के दिनों में, कौन दिनों में, ध्यान से, बरसात के दिनों में छाते का हैंडल धातु की तुलना में बांस की हैंडल सुरक्षित होता है क्यों? ठीक है, जब बरसात का दिन होता है तो हमारे घर में जो छाता होता है कुछ में क्या बोलते हैं, लोहा का हैंडल होता है, कुछ में बांस का हैंडल होता है। अगर लोहा का हैंडल रहेगा और बिजली चमकेगी तो लोहा से होते हुए, लोहा चूंकि सुचालक होता है तो बिजली अगर गिरेगी तो लोहा के ऊपरी छोर पर गिरेगी तो लोहा से होते हुए हमारे शरीर में प्रवेश करेगी और हमको बिजली का झटका या वज्रपात का शिकार हम लोग हो जाएंगे। लेकिन अगर वहीं पे बांस का रहेगा तो बांस कुचालक होता है, बिजली गिरेगी तो हम पर असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, यही बातें हमने कहा कि लिखी है। क्या बोल रहा है, बरसात के दिनों में छाते का हैंडल धातु की तुलना में बांस के हैंडल सुरक्षित होता है क्यों? इन रेन एन अम्ब्रेला विथ बम्बू हैंडल इज सेफर, 2 बार सेफर लिखा गया है, सेफर देन मेटल हैंडल। वाई? ठीक, क्योंकि देखिए क्या बोला, क्योंकि बरसात के दिनों में जब बिजली चमकती है तो यदि छाते का हैंडल लोहा का होगा तो बिजली का विद्युत क्षेत्र लोहे से के हैंडल से होते हुए कहाँ, हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएगी और हमें बिजली का झटका लग जाएगा। परंतु जब छाते का हैंडल बांस या लकड़ी का बना होगा तो हमें बिजली का झटका नहीं लगेगा, क्योंकि बांस विद्युत का कुचालक होता है। बांस विद्युत का कुचालक होता है, जो हम बोले वही यहाँ लिखा हुआ है। और इंग्लिश मीडियम वाले लोग भी देख लें इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लें, वही बातें हमने लिखा है। ठीक है, क्या बोल रहा, लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फ्रॉम क्लाउड विच कैन ट्रेवल थ्रू मेटालिक रॉड ऑफ द अम्ब्रेला, बिकॉज ऑफ दिस द पर्सन कैरिंग अम्ब्रेला विथ मेटालिक हैंडल may experience electric shock, hence it is not safe to raise माने छाता खोलना, umbrella during thunderstorm, whereas umbrella made up of bamboo frame माने बांस are safe because they are non-conducting element and safer than metallic handle of umbrella during thunderstorm। ठीक है, तो ये हमारा 2 नंबर का पहला चैप्टर का विद्युत आवेश और क्षेत्र का 20 क्वेश्चन है। इसी में से आपका एग्जाम में आएगा और इसको अच्छा से देख लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए और आप एग्जाम में लिख लीजिएगा। इससे बाहर नहीं आएगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जहां तक हो सके शेयर कीजिए। धन्यवाद।